साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हर्षित रौतेला जी, जो इतिहास और भूगोल के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और सोशल मीडिया पर इनके लाखों में फॉलोइंग भी है। उत्तराखंड बागेश्वर से हैं और आज मैं ले आया हूं उनको आपसे मिलवाने, ताकि अपने कुमाऊं के इतिहास और भूगोल के बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा सकें। तो चलिए, ज़रा भी ना देरी करते हुए मैं मिलवाता हूं आपको उनसे। सर, नमस्कार। नमस्कार। हर्षित जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए और हमें ये भी बताइए कि उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल को कवर करने के लिए आपकी रुचि कैसे पैदा हुई। सबसे पहले तो मुझे शो पर लाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम हर्षित रौतेला है और मैं पिछले कुछ सालों से कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ। उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल को कवर करने में मेरी रुचि कैसे पैदा हुई, ये सवाल आपने पूछा। तो मैं बचपन से ही इधर रह रहा हूँ और अ, अपने आसपास के क्षेत्र में मेरी शुरू से ही काफ़ी रुचि रही है और यहाँ का इतिहास बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम लोग जानते हैं। भौगोलिकी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। घूमने तो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन एक इन डेप्थ नॉलेज की कमी सी लगती है। मुझे लगा कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और सर, जैसा कि हमारा रेडियो स्टेशन कुमाऊं क्षेत्र में है, तो आपको कुमाऊं क्षेत्र के भूगोल और इतिहास के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो सर, कृपया हमारे श्रोताओं को यहाँ की घाटियों, नदियों के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। तो कुमाऊँ का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड में दो डिविजन्स हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल। कुमाऊँ का जो क्षेत्र है उसको दो मुख्य भागों में आप बांट सकते हैं। एक है काली नदी का जो बेसिन का क्षेत्र है। ये है अल्मोड़ा ज़िले के बीच की एक रेखा से ऊपर उत्तर का क्षेत्र। और इस क्षेत्र में बिल्कुल ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल गहरी घाटियां हैं और तिब्बत से लगता हुआ ये क्षेत्र भी है। और यहाँ से कई तीर्थ स्थलों को आप जाते हैं। आप कैलाश के लिए यहीं से जाते हैं, आदि कैलाश के लिए आप यहीं से ही रास्ता देखते हैं। नंदा देवी के बेस कैंप के लिए यहीं से ही रास्ता जाता है, मुनस्यारी से आगे। और वहीं फिर हमारे पास दक्षिण का जो क्षेत्र है वो है कोसी, रामगंगा और नयार और इन सभी नदियों की घाटियाँ। तो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा आबाद क्षेत्रों में से एक है कुमाऊँ का। और यहाँ उतने ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, लेकिन यहाँ हरियाली, संस्कृति और इन सब की झलक आपको जितना आप देखना चाहें आप उतना देख सकते हैं। ऊपरी क्षेत्रों की हम बात करें तो आपके पास बुग्याल हैं, खलिया बुग्याल उदाहरण के लिए। तो ये घास के मैदान होते हैं। कहीं हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। और वहीं दक्षिण में आपके पास तराई क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस एरिया है और खेती का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी उपज इन क्षेत्रों से निकल कर आती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ के कुमाऊं क्षेत्र के लोगों और समुदाय किस तरीके के हैं, कृपया इस बारे में थोड़ा बताइए। कुमाऊँ की संस्कृति बड़ी ही विविध है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब मुख्य क्षेत्र जो है कुमाऊँ का, जो केंद्रीय क्षेत्र है, जो हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा में केंद्रित है एक तरीके से, उसी के आसपास घूमता है। तो वो एक क्षेत्र वो है जिसे हम स्टैंडर्ड कुमाऊनी कह सकते हैं। बल्कि कुमाऊनी के भी कई हमारे पास रूप हैं। हर 10 कदम में आप जाएंगे तो कुमाऊनी का हल्का सा स्वरूप बदल जाता है। वहीं दक्षिण के क्षेत्रों में वनों में खासकर हमारे पास थारू, बोक्सा जनजातियां हैं। उत्तर की ओर अस्कोट की तरफ को आपके पास वन रावत एक जनजाति है। और उत्तर की ओर अगर आप जाएं तो भोट क्षेत्रों की ओर हम बढ़ जाते हैं, भोटांतिक क्षेत्रों की ओर, जहां एक अलग ही संस्कृति है जो वर्षों के तिब्बत के साथ व्यापार और दक्षिण में कुमाऊं के साथ व्यापार से मिलकर बनी है। दोनों का एक अमलगम कहा जा सकता है उसे। तो बड़ी ही विविध संस्कृति कुमाऊँ की है। बिल्कुल सर। और सर, मुझे भी पुराने जो हमारा इतिहास है उसे सुनने में मतलब बड़ी रुचि है मेरे को। अब ज़रा सर, इस बारे में हमें बताइए कि हिमालय पार व्यापार कैसे होता था, खास करके जोहार घाटी में। कुमाऊँ में जो व्यापारी जनजातियाँ हैं, जिन्हें हम भोटिया कहते हैं, ये हमारे पास चार जनजातियाँ हैं। एक देखा जाए तो एक है शौका, जो जोहार में रहते थे, जिसकी आपने बात की। दूसरी है रंग और उसके तीन डिविजन्स। एक है व्यास ब्यास में रहने वाले, एक है चौदास में रहने वाले और तीसरा दारमा घाटी में रहने वाले। तो जोहार सबसे बड़ा, पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति थी। इस व्यापार को अगर हम देखें तो होता ये था कि हर वर्ष गर्मियों के समय ये
अपना सारा सामान जो भी तिब्बत को बेचने के लिए ले जाया जाता था, उसमें गुड़, अनाज, बर्तन, ये सारी चीज़ें होती थी, उसे ये अपनी भेड़ों पर लाद कर हिमालय के ऊंचे दर्रे, आपने जोहार की बात की, जोहार से 3 दर्रे पार किए जाते थे, एक ही दिन में पार किए जाते थे, ऊँटाधुरा, जैंती और कंगरी बिंगरी। और यहाँ से ज्ञानी माँ की मंडी में हम अपना सामान बेचते थे। तिब्बतियों से गर्मियों के समय ही हम वो वहाँ से जो वो बेचने आते थे, हम वो सामान खरीद लेते थे। वो और तिब्बत से सबसे जो प्रमुख सामान आते थे वो था नमक, बोरेक्स। कुछ समय तक बोरेक्स भी बहुत पॉपुलर रहा, जब तक फैक्ट्रीज़ में वो, अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज़ में वो नहीं बनने लगा। और कई छोटी मोटी चीज़ें, उदाहरण के लिए याक की पूंछ कई पूजा प्रतिष्ठानों, अनुष्ठानों में इस्तेमाल की जाती है। और सोने के धूल के पैकेट्स, इनको फटांग कहा जाता था। तो ये सब हम तिब्बत से खरीद कर दक्षिणी क्षेत्रों में ले आते थे। तो कई इनका जो समय बीतता था, ये जोहार के ऊपरी गाँव में बीतता था, ये तिब्बत से जब आते थे और तिब्बत को जब जाते थे तो एक बेस जोहार के ऊपरी गांव हुआ करते थे, जिनमें सबसे बड़ा था मिलम। सर्दियों के समय मिलम तक का एरिया, ऊपर के जो गांव हैं ये बर्फ़ से ढक जाते थे। तो ये जो शौका हैं, जो व्यापारी हैं, केवल जोहार के नहीं पूरे क्षेत्र के, ये दक्षिणी स्थानों की ओर आ जाते थे, मुनस्यारी को, गंगोली हाट के आसपास के इलाके में, बागेश्वर की तरफ को। और फिर ये तिब्बत से लाया हुआ सामान बागेश्वर में, जैसे मेला होता है, जौलजीबी में मेला होता है, बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला होता है, वहाँ बेचा करते थे। और फिर गर्मियों में फिर ऊपर की तरफ चले जाते थे, और यही चक्र साल दर साल चलते रहता था। तो इस तरीके से हम हिमालय के पार व्यापार करते थे। बिल्कुल, कहानियाँ बहुत सारी हैं, बहुत इतना रिच है हमारा इतिहास कुमाऊँ का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और इतिहास की अगर बात हो रही है तो क्यों ना सर आप हमारे श्रोताओं को कुमाऊँ क्षेत्र के इतिहास के बारे में विस्तार से बताएं। कुमाऊँ का इतिहास जितना हम जानते हैं, जितना हम डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, तो सबसे पहली जो डिनेस्टी या वंश हमारे सामने आता है, जो पूरी तरह से एक तरीके से कहें हिमालय तक सीमित था या फिर हिमालयों पर राज करता था, तो कत्यूरी वंश था, जो करीब 600 एडी से लेकर 1000 एडी, 1200 एडी, इस तरीके से उसने बहुत बड़े क्षेत्र में राज किया, जिसकी राजधानी पहले जोशीमठ कही जाती थी। फिर कुछ कारणों से ये कत्यूर की ओर आ गए। कत्यूर घाटी बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र है, कत्यूरियों के नाम पर ही पड़ा है। और वहाँ से इन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर राज किया। कहते हैं कि पश्चिमी नेपाल से लेकर कांगड़ा तक और भी विस्तृत एरिया में इनका साम्राज्य था। समय के साथ लेकिन फिर साम्राज्य में फूट पड़ गई, और नेपाल में अलग राजवंश उभरने लगे, डोटी, जुमला, बजांग, इस तरीके के। गढ़वाल एक अलग राजवंश हो गया, और कुमाऊँ में कई छोटे छोटे राजा उभरने लगे, जिनमें एक जो राजवंश था, जो काली कुमाऊँ के आसपास के जो नेता थे, एक तरीके से वो थे चंद। तो चंद बड़े ही धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। उन्होंने पहले अल्मोड़ा पर अधिकार किया, और फिर अल्मोड़ा को करीब 1500 के आसपास अपनी राजधानी बनाई, और धीरे धीरे उत्तर की ओर को वो फैलते गए। और इस बीच जो कत्यूरी साम्राज्य के जो केवल अंश बचे थे, वो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गए, कत्यूर की तरफ को और सोमेश्वर की तरफ को, ऐसे क्षेत्रों में। और चंद साम्राज्य धीरे धीरे फैलते फैलते 1600 में, उदाहरण के लिए बाज बहादुर चंद के समय तक, हमने चंद राजवंश ने जोहार पर अधिकार कर लिया, और उत्तर की ओर अधिकार कर लिया, तिब्बत पर भी हमला किया एक बार। तो इस तरीके से फिर चंद साम्राज्य कुमाऊँ में स्थापित हो गया, और गढ़वाल में इसी समय पंवार वंश स्थापित हो गया, जो कि सदियों तक चलता रहा। और उसकी, इन साम्राज्यों की वजह से जो संस्कृतियों में एक तरीके से जो विभाजन हुआ दोनों का, कुमाऊँ और गढ़वाल का, वो उसके असर हम आज भी देखते हैं। कुमाऊँ और गढ़वाल की थोड़ी भाषाओं में अंतर है, और हाँ, दोनों एक तरीके से अपने क्षेत्र के एक डोमिनेंट कल्चरल पावर्स हैं, क्योंकि क्योंकि अन्य भी संस्कृतियां हैं उत्तराखंड में, लेकिन कुमाऊँ और गढ़वाल एक तरीके से इनकी छत्र छाया में बाकी संस्कृतियां चल रही हैं। जौनसार उदाहरण के लिए गढ़वाल का ही एक अंग माना जाता है, सांस्कृतिक रूप से अलग होने के बावजूद भी। चंद साम्राज्य का अंत फिर 1800 के आसपास हो गया, जब नेपाल से गोरखा राजवंश अपने एक्सपेंशन के दौर पर था, और 1790 में उन्होंने कुमाऊँ पर अधिकार कर लिया, 1803 में उन्होंने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया, उन्होंने कांगड़ा तक अधिकार कर लिया, कांगड़ा पर अधिकार भी उन्होंने कर लिया। और वहाँ फिर सिखों के साथ एक लड़ाई में जब उनका एक्सपेंशन रुका,
और फिर अंग्रेज़ों के साथ गोरखा टक्कर में आए तो 1815 में अंततः अंग्रेज़ों ने गोरखों को हराया और कुमाऊँ पर खुद अपना अधिकार कर लिया। नेपाल और कुमाऊँ की सीमा काली नदी मानी गई और 1947 तक अंग्रेज़ों का अधिकार कुमाऊँ पर बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद।